आसमां देखते रहते हैं, नजूमी यूं ही ज्योतिषियों को अपने अंदर ही चमकता है सितारा सबका। और सच तो यही है कि हमारे अंदर ही वो ताकत, वो शक्ति होती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। बस जरूरत है उसको पहचानने की। जिसने उस पावर को, उस एनर्जी को, उस शक्ति को पहचान लिया, समझ लो उसने सफलता पा ली और फिर वो बन गया हमारा कथा नायक। इस बार मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिसने अपनी मेहनत और लगन से आइसक्रीम इंडस्ट्री में सफलता के झंडे गाड़ दिए। आज उनका ब्रांड देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं वाडीलाल इंडस्ट्री लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश आर गांधी जी का। स्वागत है राजेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। इससे पहले कि आपकी सक्सेस स्टोरी हम आपसे स्वयं आपके मुख से सुने, हमारी क्रिएटिव टीम ने आपकी सक्सेस स्टोरी पर एक एवी तैयार की है, ऑडियो विजुअल। साल 1926 में एक सोडा फाउंटेन काउंटर के तौर पर शुरू हुआ वाडीलाल गांधी का कारोबार आज देश की दूसरी सबसे बड़ी आइसक्रीम निर्माता कंपनी बन चुका है। कंपनी को इस ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय जाता है वाडीलाल गांधी के पोते राजेश आर गांधी को। 1993 में आपने अपनी विरासत को संभाला और वाडीलाल आइसक्रीम को गुजरात से बाहर भी लोकप्रिय बनाया। कंपनी को आगे बढ़ाते हुए वाडीलाल के लिए बरेली में एक यूनिट खोली और कारोबार का विस्तार किया। आज 150 से ज्यादा जायके और 300 से ज्यादा पैकिंग में वाडीलाल आइसक्रीम बाजार में उपलब्ध है। देश में वाडीलाल के 250 आइसक्रीम पार्लर और करीब 50,000 आइसक्रीम डीलर्स हैं। 1995 में वाडीलाल वो पहली भारतीय निर्यातक कंपनी बनी जिसने फ्रोजन वेजिटेबल्स को अमेरिकी बाजार में पहुंचाया। पिछले 10 साल से ये कंपनी सालाना 30% की दर से बढ़ रही है। आपकी एवी देखकर कलेजे में ठंडक पड़ गई और मुंह में अच्छा मिश्री का और थोड़ा बर्फ का स्वाद भी आया। आइसक्रीम चीज ही ऐसी ग्लैमरस है। आप देश के लीडिंग आइसक्रीम ब्रांड हैं। 1970 में आपने इस ब्रांड को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। अगर आपके मुख से ही ये जर्नी बताएंगे, ये सफर जर्नी तो है। वेरी एनकरेजिंग जर्नी फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज उस समय जो चालू किया था, तो व्हेन I joined the business, it was a family business, and उस समय 1 करोड़ का बिजनेस था जब भी मैंने शुरू किया। अहमदाबाद में कई शॉप्स में बेच रहे थे। उस समय इतना फ्रोज़न नेटवर्क, कोल्ड चेन नेटवर्क डेवलप था नहीं, तो कुछ भी कहीं पे भी 50 किलोमीटर दूर भी भेजना है तो कैसे भेजना, वो एक इशू रहता था कि भाई कैसे भेजा जाए। शॉर्टेज भी उतना रहता था चीज़ों का जी। गवर्नमेंट ड्यूटी भी इतनी लगती थी, जैसे इसको रेफ्रिजरेशन कोई भी चीज़ है तो उसको 300% ड्यूटी, मतलब इंपोर्ट कुछ भी कर लो। तो ऐसे टाइम पे हम लोग चालू किया था ये जो उसका एक्सपेंशन जर्नी। ग्रेजुअली फ्रॉम अहमदाबाद वी हैव मूव टू द नेबरिंग टाउन से फिर हमने नेबरिंग स्टेट्स कैचअप किए। तो उस समय मुंबई में चालू किया, राजस्थान चालू किया, MP चालू किया। तो ऐसे बढ़ाते गए। रेफ्रिजरेटर व्हीकल जो पहला हमने बनाया, हमको 3 साल लगे कंप्लीट करने में। तो छोटी छोटी चीज़ें इधर से लाओ, इंपोर्ट करो, ये करो, एंड वी बिल्ड अप दैट व्हीकल, स्टार्टेड मूविंग ग्रेजुअली। बाद में उसको एक एक करके आपको बनानी पड़ी, कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं था इस तरह? कोई रेडीमेड कोई सिस्टम नहीं था। नहीं, इंक्लूडिंग जो डिफ्रीजर्स थे उस समय, वो भी हम खुद बनाते थे। बिस्किट कोन उस समय हमने जर्मनी से मशीन इंपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया में कोई बिस्किट कोन नहीं बनाता था। हाँ। हमको जो ऑटोमेटिक मशीन में पेपर कप लगाना था, तो लोग मैनुअल बनाते थे, तो वो ऑटोमेटिक मशीन में सेट नहीं होता था, तो हमको जर्मनी से पेपर कप मशीन उस समय लगाना पड़ा। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी कुछ करना पड़ा उस समय।
पूंजी की व्यवस्था कैसी की, कैपिटल कहाँ से आया? घर की पूंजी का इस्तेमाल किया या किसी से अरेंज किया? नहीं, शुरू में तो घर की जो प्रॉफिट था वही प्लाउ बैक होता था। अच्छा, शुरू के टाइम में वही था। उस समय इतना मुश्किल था बैंकर्स को समझाना कि ये इंडस्ट्री है। ग्रेजुअली बैंकर स्टार्टेड पेइंग द मनी, लोन मतलब वो चालू हुआ। तो फिर हमने 80s में हम लिस्टिंग करवाया कंपनी का। फिर पैसा मिलता गया, मतलब काम होता गया, एक्सपेंशन करते गए। जब आपने इस फील्ड में कदम रखा तो कुछ और भी प्लेयर्स थे, उनके साथ कंपटीशन कैसे निभाया आपने? एक मल्टीनेशनल कंपनी आई थी जो सब लोग जो बेचने को तैयार थे सबको लेने को तैयार थी। हमको भी मसल्स दिखाते कि भाई हमारे पास बहुत पैसे हैं। एंड समहाउ हमने फैमिली ने तय कर लिया कि नहीं, ये हम बेचेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, डट के रहेंगे। और आज भी डट के खड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय हम लोग 2-3 स्टेट में काम कर रहे थे। वो कंपनी के आने की वजह से हमने उस समय पूरे इंडिया में हमारा एक्सपेंशन कर दिया इमीडिएटली। इट वॉज ए वन काइंड ऑफ ए थ्रेट एंड अनदर काइंड ऑफ ए बेनिफिट टू द कंपनी दैट हमारा पूरा ऑल इंडिया में नेटवर्क हो चुका है अभी आज की तारीख में। वाह वाह। दूसरी एक कंपनी आई जो प्राइस वॉर पे लग गई, तो हमको लगा कि इसको कैसे सस्टेन करना है। वॉल्यूम पे फोकस कर लो जिससे हमारा इकोनॉमीज ऑफ द स्केल हो जाए। तो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हमको अलग अलग चीज़ें सिखाते रहे। उनकी वजह से हम लोग इतना ग्रोथ कर पाए, इनकी वजह से हम लोग इतना प्रॉस्परस हो गए। तो आपने अपने कंपटीशन को पॉजिटिवली बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिवली, इस वजह से ये हुआ। मैं एक बात और, बात से बात निकली है तो जानना चाहता हूं। गुजरात इज वेरी फेमस फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली दूध। इसका भी आपको कहीं लाभ मिला कि आपके गुजरात के अंदर दूध? डेफिनेटली गुजरात में क्वालिटी जो मिल्क की है वो बहुत कम स्टेट्स में है। अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है जी। बट हमने जब भी चालू किया तो मिल्क क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता था। हम लोगों ने पिछले कई सालों से फार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन भी चालू कर दिया है। अच्छा। तो हम हमारा कलेक्शन सेंटर विलेज में रहता है। ओवरऑल क्वालिटी इज वेरी गुड इन गुजरात। और मुझे मालूम है आप वेजिटेरियन हैं। ये आपका वेजिटेरियन होना आइसक्रीम में कितना सहायक हुआ? ये ग्रीन सिंबल जो पैकेजिंग पे आया है वो शायद पिछले 10 साल में आया है जी। बट उसके पहले भी कई लोग हमको प्रश्न करते थे। फिर हमने उसको एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया कि भाई भैया दिस इज़ अ प्योर वेजिटेरियन है, आप व्रत में भी खा सकते हो। तो मतलब इट हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि भाई वाडीलाल आइसक्रीम है वो प्योर वेजिटेरियन आइसक्रीम है। एंड उसका हमको काफ़ी बेनिफिट पॉजिटिव मिला। आगे का बिजनेस एक्सपेंशन प्लान क्या है? यहाँ पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इंडिया तो बहुत ग्रोइंग मार्केट है जी। रूरल में बहुत ज़्यादा डीप होते जाएंगे। उसके साथ में हम एक्सपोर्ट्स का भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स भी किया जाए। सो ऐसे दोनों तरीके से पेनिट्रेशन एंड न्यूअर मार्केट्स। आपकी आइसक्रीम प्योर वेजिटेरियन है? हमारा प्योर वेजिटेरियन है, वो हमारा है। हमारे पास भी मल्टीपल रेंजेस है। जी जी। सो वी कैटर टू द super premium category of the ice cream. We have a regular category of ice cream and we have a different other products of the ice cream. मतलब हमारे पास 3-4 कैटेगरी के आइसक्रीम्स है। यूथ फोकस प्रोडक्ट्स है, यूथ फोकस ब्रांड्स है। ऐसा ही हमारा आइस ट्रूपर करके किड्स कैटेगरी है। आपके कॉम्पिटिटर फ्रूट के उसके ऊपर कर रहे हैं, आपका कुछ इस तरह का प्लान है? हाँ, हमारा भी फ्रूट के साथ में प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, मैनी फ्रूट्स, मैंगो है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं राजेश भाई के सहयोगी और कंपनी के हेड ऑपरेशंस श्री कृष्ण शेठ साहब को। उनसे जानेंगे राजेश जी की सफलता के कुछ राज। कृष्ण साहब आइए। कृष्ण भाई कैसे, बैठिए। कैसे जुड़ना हुआ? प्रोफेशनली जुड़ना हुआ कि आप पहले से जानते थे? पहले से जानते थे। अच्छा। और जुड़ना हुआ। जी। आपकी नज़र में राजेश भाई आज आसमान की बुलंदियों पे पहुंचे हैं, इतनी सफलता, एज ए बिजनेसमैन इनकी सफलता का क्या राज लगा? पहले तो मैं ये बता दूं कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इनके साथ कैरियर स्टार्ट किया जी। और उन्होंने एक चीज़ उनसे सीखा, उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम है तो फ्रंट फुट पे यू फेस द प्रॉब्लम। और दूसरा इनका एक दिमाग में इनोवेशन और अपग्रेडेशन। आज भी ये यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे आगे क्या करना है। इनका एजेंडा कभी एंड नहीं होते। कुछ भी नया कंस्ट्रक्टिव फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, एनी टाइम एनी डे एनीबडी कैन अप्रोच हिम। ये इनका बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
क्राइसिस आए होंगे पहले, अब बीबी के बीच में आते हैं, बट पीपल स्टैंड बाय हिम बिकॉज ही इज मैन ऑफ वर्ड्स। ये एक बार बोल दिया फिर नहीं घूमेंगे। Why not? इनका विल पावर, मैं तो वाडीलाल, आयरन मैन ऑफ वाडीलाल है बिकॉज उन्होंने जो फेस किया है एंड फ्रॉम व्हाट ही हैज कम आउट जी, उनका जो एक एटीट्यूड है। तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं इस बिजनेस में? देखिए, कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं बताऊं तो अब हर एक का अपना अपना स्किल होता है जी। तो मेरे स्किल के हिसाब से मैं, इन्होंने जो सेटअप किया है, इनकी फैमिली ने जो बहुत पहले से जो आ रहा है, उसमें जितना ऐड ऑन कर सकते हैं खुद उनसे ही सीख के उन कंपनी को देना, क्योंकि आपको पहले कंपनी में अपने आप को एडेप्ट करना होता है जी, फिर ही आप कंपनी को कुछ दे सकते हो। जानते हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किससे कामयाबी के जो एसएमईज का प्रोग्राम, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर जो हैं, उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं। उनकी लाइफ स्केच हम पूरा बताते हैं, न जाने कितने लोग मोटिवेट होते हैं। इंस्पिरेशनल है सही है, डेडिकेशन सही हो और माल चोखा हो। नेवर गिव अप, माल चोखा हो, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी। आप अभी आगे जब हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आएंगे तो और कुछ बातें होंगी। बहुत अच्छा लगा किशन भाई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बैठिए। और अब समय है एक एक्सपर्ट को आमंत्रित करने का, और आज मैं आमंत्रित करता हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के ग्रुप बिजनेस हेड श्री शौविक सेन गुप्ता को, जिनका हम स्वागत करते हैं। दादा एक बार फिर। How are you, sir? आई एम फाइन। Hello, sir. How are you? श्री शौविक सेन गुप्ता ग्रुप बिजनेस हेड हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के। शौविक साहब, आपने सुना? बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या टिपिकल लगा, क्या फैक्टर्स थे इनकी कामयाबी के पीछे? कुछ समझ में आया? बिकॉज क्रिटिकल एनालिस्ट तो आप ही कर बिल्कुल पाएंगे। सर, मैं बैठ के सुन रहा था। जी। राजेश जी आई थिंक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रू एसएमई। 50 साल जी, ऑलमोस्ट 50 इयर्स का स्टोरी है, और इनमें ना जाने कितने साइकिल्स उन्होंने देखे होंगे, इकोनॉमिक साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स, और सारे साइकिल्स के देखने के बावजूद सक्सेसफुली आगे बढ़ाना बिजनेस को, आई थिंक इसमें बहुत सारे चीजों की ध्यान देनी पड़ती है। एक आपके बिजनेस पे जो मुझे लगा, फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं होंगे, व्हीकल्स नहीं होंगे, पावर शायद कुछ स्टेट्स में पावर नहीं होंगे, बट द वे यू हैव हैंडल्ड इट, आपने जैसे अभी बताया कि हमने खुद ही डेवलप किया, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आई थिंक आपने जैसे अभी अनुजी आपने बोला फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में। एक्चुअली जब हम एसएमई देखते हैं लेंड करने के लिए, तो मेरे को ये देखना पड़ता है कि मैं लेंड तो कर दूंगा, लेकिन जब तक पैसा वापस नहीं आता मेरा काम तो खत्म नहीं होता है। सो हम जब देखते हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आगे क्या ग्रोथ है, यही नहीं कि पिछले 3 साल से या 4 साल से या 5 साल से उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने कैसे प्लानिंग किया, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे हैं, whether he pays his taxes, his statutory dues on time or not. I think those are very important success factors. So हम बोलते हैं कि business का piggy bank और personal piggy bank should be separate. From a banker's angle, you will be graded very high, and as it will be a key success factor for him as well. आपका बात एकदम सही है। जो इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर, बिल्कुल, के उसको दो अलग चीज़ें रखे, बिल्कुल, पर्सनल एंड बिजनेस। एंड हम कभी डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट जो क्रेडिट देना पड़ता है, बिल्कुल, तो बहुत ध्यान रखते हैं उसमें कि जरूरत से ज़्यादा मत दो उसको, उसका उतना ही दो जितना चाहिए उनको। चाहिए मतलब ऐसा नहीं करो कि वो घर बनाने में पैसा लगा देवे, या कोई फंक्शन में लगा देवे, या कोई और चीज़ में, गाड़ी में लगा देवे। सो मतलब बैलेंस करना पड़ता है। प्रोमोटर्स इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you very much, Shomik Dada, and thank you. Sheer pleasure to know you and talk to you. Me too also. Thank you so much, sir. Thank you, Rajesh bhai. Thank you, Shomik Dada. Thank you, sir. Thank you. हमारे शौविक साहब के हाथ से ये। Thank you. ये कार्यक्रम रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के सीजन 2 का अंतिम एपिसोड है। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। हमने सीजन 2 में कई प्रेरणादायक व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करवाई, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारों को उनसे
प्रेरणा मिली होगी, आप मोटिवेटेड हुए होंगे, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के एक्सपर्ट्स की राय सुनी होगी, उनकी एडवाइस मानी होगी, और अगर उनकी एडवाइस को माने तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंस को कैसे ठीक करें यह सीखने को मिला होगा। जो आप लोगों ने इस सीजन में सीखा है उसको आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें और सफलता की सीढ़ियां नापते चले जाएं और बन जाएं हमारे सीजन 3 के कथानायक। आइए, ये कार्यक्रम तो इंतजार कर रहा है आपका और आपकी सक्सेस स्टोरी का। अब आपसे मुलाकात होगी सीजन 3 में कुछ और कथानायकों के साथ। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।